चुनावी रण की जमीनी हकीकत शो में मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपको लेकर चलते हैं लोहरदगा लोकसभा सीट के सफर पर। जानते हैं लोहरदगा सीट की पृष्ठभूमि और समझने की कोशिश करते हैं वहां का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और इस बार लोहरदगा सीट पर क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेगा। रांची लोकसभा क्षेत्र से अलग होकर बनी लोहरदगा सीट कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसका न सिर्फ राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। जैन पुराणों के मुताबिक भगवान महावीर लोहरदगा आए थे। आईने अकबरी किताब में भी लोहरदगा की खूबसूरती का खूब बखान किया गया है। अपने खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे के कारण भी यह लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन इस चुनावी रण में हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिलती रही है। इस सीट पर 1957 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर पहली बार झारखंड पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। 1976 में कांग्रेस ने इस सीट पर पहली बार परचम लहराया था। इसके साथ ही लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की ही जीत हुई। पहली बार 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर अपना खाता खोला, लेकिन कभी भी यह सीट किसी एक खेमे की नहीं रही। प्रत्याशियों के साथ ही सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खेमे में जाती रही। इसके साथ ही इस पर टक्कर भी कांटे की ही रही। लगभग 19 लाख की आबादी वाले इस लोकसभा सीट की बड़ी आबादी गांव में बसती है। इसकी 94.44% आबादी ग्रामीण है, तो वहीं 6.06% आबादी शहरी क्षेत्र में बसती है। इस सीट पर अनुसूचित जनजाति का दबदबा है। 64.04% जनसंख्या एसटी है। यहाँ हुए हर चुनाव में गौर करने वाली बात यह रही कि जीत हार का अंतर कभी भी अधिक नहीं रहा। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की कर ले, यहाँ भाजपा के प्रत्याशी सुदर्शन भगत को 3,71,595 वोट मिले थे। वहीं प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत को 3,61,232 वोट मिले थे, यानी कि हार का अंतर मात्र 10,366 वोट का था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुदर्शन भगत और कांग्रेस के रामेश्वर उरांव के बीच मुकाबला हुआ था। जीत भाजपा की हुई थी, लेकिन अंतर बेहद कम, यानी कि सिर्फ 6,489 वोटों का था। वर्तमान में 5 विधानसभा वाली इस सीट में 3 सीट पर झामुमो और 2 सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। लोहरदगा से कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मांडर से कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की विधायक है। वहीं गुमला से झामुमो के भूषण तिर्की, बिशुनपुर से चमरा लिंडा और सिसई से जीगा सुसारन होरो विधायक हैं। चलिए, तो ये आपने देखा किस तरह से लोहरदगा सीट भाजपा और कांग्रेस खेमे में आती जाती रही है। ऐसे में आज इस पूरे चर्चा पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं आनंद मोहन सर, प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ, और साथ ही हमारे साथ बातचीत के लिए ग्राउंड जीरो से गुमला से हमारे सहयोगी भी मौजूद है। गुमला से हमारे सहयोगी दुर्जय पासवान, तो आपका भी स्वागत करते हैं। और पहले ग्राउंड रिपोर्ट पे जाने से पहले एक बार हम वापस स्टूडियो की ओर रुख करते हैं और आनंद मोहन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि लोहरदगा की पृष्ठभूमि अब तक क्या रही है चुनावी मायनों में। देखिए, लोहरदगा एक ऐसी सीट है जिसने झारखंड को, और वो आप जैसा जानती हैं कि ये आदिवासी सुरक्षित सीट है, एसटी सुरक्षित सीट है, तो इस सीट ने बड़े ही दिग्गज नेता दिए हैं, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस दिए हैं, और कहें कि एक तरह से जो आदिवासी समाज को लीड करने वाला नायकों को का ये सीट रहा है। जैसे कार्तिक उरांव उसमें 3 बार चुनाव जीते, 67 से 71 जीते, फिर और वो आगे का चुनाव वो जीते 71 और 77 का चुनाव उनको हराया ललित उरांव ने। तो 3 चुनाव कार्तिक उरांव वहाँ से जीते। और कार्तिक उरांव मिट्टी के लिए संघर्ष करने वाले, आदिवासी अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले, आदिवासी संस्कृति परंपरा के लिए संघर्ष करने वाले नायकों में थे। और एक तरह से कहिए कि इस पूरे इलाके में उनकी उनको एक जिसको कहा जाता है कि उनका एक नाम था काला हीरा, तो उस रूप में वो पूजे जाते थे। और वो पेशे से इंजीनियर थे और बहुत ही मैंने कहें कि जो आज आप एचईसी देख रही हैं उसके वो डिजाइन इंजीनियर रहे कार्तिक उरांव। तो एक बहुत ही विद्वान किस्म के राजनेता इस सीट ने दिया है। और पूरा जो एचईसी का जो आप देखते हैं वो पूरे उन्हीं के नेतृत्व में पूरे उस चीज़ का जो सर्कल है, जो एशिया का एक अपने आप में अद्भुत विरासत था एचईसी, आज भले पस्त है अपने स्थितियों से
संघर्ष कर रहा है, लेकिन और वो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर लोहरदगा से अपना एक राजनीतिक कैरियर उन्होंने शुरू किया। उनकी पत्नी सुमति उरांव 2 बार लोहरदगा से जीती और केंद्रीय राज्य मंत्री बनी पर्यावरण राज्य मंत्री तक गई वो। इस सीट से पूर्व IPS रामेश्वर उरांव जैसे नेता जो कांग्रेस में एक अपना स्थान रखते हैं, नेतृत्व देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो लोहरदगा ने एक बड़ा ही काफी प्रतिष्ठित सीट रहा और विरासत वाली सीट रही। और इसमें अगर 71 से अब तक को आप देखें तो ये मैच ड्रॉ वाली सीट है। 6 बार बीजेपी जीती और 6 बार कांग्रेस जीती। 91 में बीजेपी ने यहाँ से एंट्री ली है। इस तरह की परिस्थितियां रही है लोहरदगा में। चलिए, तो ये लोहरदगा की चुनावी पृष्ठभूमि रही, लेकिन अब हम सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से हमारे साथी दुर्जय जी से रहेगा कि क्या कोई ऐसा मुद्दा रहा है जो 40 से 50 वर्षों से, यानी कि एक लंबे समय से जो है वो जनता की मांग रही और वही चुनावी मुद्दा जो है वो बनते रहा है। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के गुमला की सबसे बड़ा एजेंडा रेलवे लाइन है। 40 वर्षों से गुमला के लोग रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं। इसके लिए अनगिनत आंदोलन हुए, यहाँ तक कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक बातों को पहुँचाए गए, लेकिन आज भी गुमला रेलवे लाइन से नहीं जुड़ पाया है। इस बार भी यह मुख्य चुनावी मुद्दा बना हुआ है। आम पब्लिक इस बार पुनः इसे मुद्दा बनाते हुए प्रत्याशियों से मांग कर रहे हैं कि आप हमें रेलवे लाइन जोड़ने का वादा करें, तभी हम वोट देंगे। दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो ये दोनों पार्टियां वादा कर रहे हैं कि इस बार जरूर गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि जातीय समीकरण जो है वो लोहरदगा सीट पर किस तरह से हावी, अगर हावी है तो क्या सिर्फ जातीय समीकरण हावी है या फिर चुनावी मुद्दे भी यहाँ पर काम आते हैं? संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें मांडर, लोहरदगा, बिशुनपुर, गुमला व सिसई विधानसभा क्षेत्र है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 15 लाख वोटर है। इसमें 7 लाख वोटर सिर्फ उरांव समाज के हैं। यही वो वोट है जो किसी भी प्रत्याशी के हार जीत तय करते हैं। यह वोट एक मुश्त अगर किसी प्रत्याशी को मिल जाए तो उसकी जीत तय मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर ईसाई, मुस्लिम व सदान वर्ग का भी वोट है। सदान वर्ग का वोट एक पार्टी विशेष को ज़्यादा यहाँ मिलता है, वहीं ईसाई और मुस्लिम वोट है वह भी एक पार्टी को विशेष एक तरफा मिलता है। इसीलिए सरना वोट जो कि एक तरफ है, अगर वो वोट किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिल गया तो वही हार जीत तय करेगा इस बार। तो चलिए, ये तो रहे हमारे साथियों के जवाब। एक बार फिर से हम स्टूडियो की ओर रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब तक का पिछला इतिहास देखें तो जैसे हमने समझा कि कांटे की टक्कर रही है हमेशा से ही। अंतर जो है वो ज़्यादा नहीं रहा, 6000 वोट, 10,000 वोट, 4000 वोट, ऐसा ही रहा है। तो इस बार मुकाबला क्या कांटे की टक्कर का देखने को मिलेगा या फिर मार्जिन बड़ा हो सकता है जीत का किसी के लिए भी? देखिए, तात्कालिक रूप से अब जिस समय हम लोग बैठे हैं उस समय तो कहना मुश्किल है कि मार्जिन क्या होगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ रही हैं। और 3 बार के सांसद जो भाजपा के थे सुदर्शन भगत, उनका टिकट काट करके इस बार समीर उरांव को राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनको बनाया और देश के ST मोर्चा के वो अध्यक्ष थे भाजपा के। तो भाजपा की उपस्थिति, कांग्रेस ने फिर अपने पुराने ही उम्मीदवार पर भरोसा किया है, सुखदेव भगत पर। तो वो सुखदेव भगत को उन्होंने मैदान में उतारा, 2 बार से मात खा रहे हैं। और जैसा आपने बताया भी कि बड़ा ही वो जो दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को जैसे कि मान लीजिए जो सुदर्शन भगत ने जो मतलब 2009 का जो चुनाव जीता था तो 8,263 वोट से जीता था, मतलब मार्जिन 10,000 के करीब रहती है। 2014 में वो 6,489 वोट से जीते। 2019 में वो 10,200, 3,000 2,000 का बढ़ाया 2019 में। तो भाजपा ने जो यहाँ उम्मीदवार बदला, उनको एक फीडबैक था कि सुदर्शन भगत को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। सर्वे रिपोर्ट जो पार्टियां अपना कराती है उस पर सुदर्शन भगत की कुछ बात आई थी और इसलिए भाजपा ने वहाँ पर अपना उम्मीदवार तत्काल रिप्लेस कर दिया। और समीर उरांव चूंकि एक बड़ा, जिसको आप समझिए कि ST मोर्चा के पूरे देश का जिनको अध्यक्ष बनाया तो एक बड़ा चेहरा है, तो उन पर अभी इस बार भाजपा ने दांव लगाया है। और कांग्रेस, जैसा मैंने आपको बताया कि सुखदेव भगत पर, तो कांग्रेस का वहाँ एक अपना जो जिसको कहते हैं समीकरण है, जो उनका वोट बैंक है वो एकदम फिक्स्ड वोट बैंक है। मुश्किल लोहरदगा में है, कांग्रेस कहें या इंडिया गठबंधन को कहें, अपने से है, जो उनके अपने लोग हैं उनसे। एक तो लोहरदगा कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के अंदर एक किस्म का अंदरूनी लड़ाई चलती रहता है, वहाँ 2-3 पावर सेंटर्स हैं
उसको मतलब वो पूरे लोहरदगा कंस्टिट्यूंसी में सारे लोग जानते हैं। सुखदेव भगत हैं, रामेश्वर उरांव है, और जो धीरज साहू है वो एक है। तो कांग्रेस का वहाँ पुराना प्रभुत्व है, तो कांग्रेस के वहाँ खाद पानी खानदानी लोग बहुत हैं। तो वो सीट पर कांग्रेस को पहले अपने से उन चीज़ों से इन फाइटिंग से लड़ना होता है उस उम्मीदवार को। फिर दूसरा, इस बार जो चुनाव में हो रहा है, 2 बार से आप देखेंगे, जो पिछले 2014 वाला जो चुनाव है उसमें चमरा लिंडा खड़ा हुए थे, 2009 वाला भी चुनाव में चमरा लिंडा खड़ा हुए थे। तो काफी ये चमरा लिंडा जो है वो काफी महत्वपूर्ण, हाँ, वो ये तीसरा चेहरा कौन वहाँ बना पर लेता है। है, वो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर त्रिकोणीय हो मुकाबला हो जाएगा। जाता है, तो कांग्रेस की सीट उसमें फंसते रही। तो इन सारे चीज़ों से अब कितना अपने आप को इंडिया गठबंधन दुरुस्त कर पाता है जमीनी स्तर पर, समीकरण के स्तर पर, अपने गोलबंदी को बनाए रखने के लिए, और चमरा लिंडा क्या मानते हैं, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, एक बड़ा सवाल अभी लोहरदगा में खड़ा है चमरा लिंडा को लेकर के। तो उस सारे चीज़ों के बाद ही आपको पॉलिटिकल सीन वहाँ क्या क्रिएट होगा वो पता चल पाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि इंडिया गठबंधन के सामने जो है वो इस सीट को लेकर चुनौती बड़ी है। जब सीट बंटवारा भी हो रहा था तो लगातार जो है वो झामुमो कह रही थी कि हम ज़्यादा मजबूत है इस सीट पे, ये सीट हमें दे दीजिए। कांग्रेस जो है वो लोहरदगा सीट पर अड़ी हुई है, तो इसे लेकर जो है वो झामुमो की तरफ से सीधे अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि आप पूरी मेहनत करें और चुनाव लड़े इस सीट पर और जीत कर दिखाएं। तो क्या परिस्थितियां टकराव की जो यहाँ पर सीट से पैदा हो रही है, क्या इसका परिणाम देखने को मिल सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ये जो सीट, आपने ठीक कहा कि जेएमएम अपने कोटे में चाह रहा था कि ये सीट उसको वो जेएमएम का कहना है कि ग्राउंड रिपोर्ट जाकर हाँ, देखिए हमारा ज्यादा बनता है। हाँ, वो जेएमएम का कहना था, और वो कहना था उनको बिशनपुर के चमरा लिंडा के जो विधायक हैं बिशनपुर से, उनके जनाधार को लेकर के वो जेएमएम की दलील थी कि जो वोट चमरा लिंडा के पास है या जो वोट उनके साथ जाएगा, वो वोट बीजेपी को के सेंधमारी के लिए काफी है, हम बीजेपी को वहां पर डैमेज कर पाएंगे। और चमरा लिंडा भी इस बात पर अड़े हुए थे कि हमको वो सीट चाहिए। तो और कांग्रेस की ये मजबूरी थी कि जो सीट उसकी आज़ादी के बाद से बनी हुई आ रही है और जिस सीट पर उसका गठबंधन में दावा रहा है और 6,000, 5,000, 7,000 वोट से हारते रही है कांग्रेस, वो सीट आसानी से हम छोड़ दें तो एक परमानेंट स्कोप वहां पर जेएमएम का बन जाएगा। तो इसको लेकर के यहाँ का जो प्रदेश नेतृत्व है और ये अपना जो इनका सर्वे रिपोर्ट है, ये पिछला प्रदर्शन, वो सारी चीज़ों को रख करके इन लोगों ने सीट बंटवारे के टेबल पर कहा कि नहीं, ये सीट मेरी ही होगी। चमरा लिंडा को समझाना बुझाना, उनको रोकना आपका काम है जेएमएम का। अब जेएमएम के साथ संकट ये है कि चमरा लिंडा बहुत ही मतलब जिसको कहें कि एक पार्टी दायरे से बंधे हुए विधायक नहीं है, कभी भी नहीं रहे। उनके साथ एक ये है, पार्टी के बहुत सारे बैठकों में नहीं जाते, जो पार्टी का फंक्शन होता है उसमें नहीं जाते, बहुत एक किस्म से दूरी बना करके उनका एक व्यक्तिगत जनाधार है बिशनपुर में, और उसी के आधार पर जो है चमरा लिंडा जो निर्दलीय लड़ने की भी बात जो है वो कर रहा है। तो जेएमएम ने अब इस रास्ता ये निकाला है कि जेएमएम इनको सिंबल तो देगी नहीं तो गठबंधन टूटेगा। देखिए इस बार किसी भी सीट पर कांग्रेस, जेएमएम या राजद फ्रेंडली लड़ने के मूड में नहीं है। जैसे पिछले बार चतरा में फ्रेंडली लड़ गए, चतरा में भी जो है वो जंग देखने को मिल ही गई। 2019 वाली जो 2019 में सुभाष यादव राजद से जब कैंडिडेट बन गए, इस बार लालू प्रसाद ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, पलामू में बटा, ममता भुइयां को बनाया। चतरा में खूब जीत हुई राजद से, लेकिन राजद वहां सीट नहीं ले पाए कांग्रेस से। तो ये पूरी जो परिस्थिति है इस बार बड़ा ही सीरियसली इन लोग एक सीट का बटा। तो जेएमएम तो चमरा लिंडा को सिंबल नहीं देने जा रहा है कि आप जेएमएम सीट पर लड़िए, कोई स्कोप नहीं है ये चमरा लिंडा गठबंधन में तोड़ नहीं जाएगी। वो जब सीट बढ़ गई तो बढ़ गई। अब सवाल ये कि चमरा लिंडा लड़ेंगे तो अपने दलीय लड़ेंगे तो उनका एक पॉकेट वोट है। हाँ। मेरा सवाल यही रहेगा कि लड़ेंगे तो नुकसान किसको होगा? हाँ, अब चमरा लिंडा का अपना एक पॉकेट वोट है, वो फिक्स्ड वोट है जो उनके साथ जाता है, क्योंकि वो जो चुनाव हम लोग देखे, जो पिछला 3,71,000 और 81,000 ये वोट पिछले बार 81 उनको आया था लगभग, हमको जो याद आ रहा है सुदर्शन भगत को, और 71 के करीब सुखदेव भगत को आया था। तो ये 10,000 का जो फासला है, ये 10,000 का फासला घटता कहाँ से? तो चमरा लिंडा खड़ा, क्योंकि वो वोट लाते हैं 1 लाख से प्लस वोट लाते हैं। तो ये मान लीजिए कि जिस प्रत्याशी का 1 लाख अपना वोट है, 1 लाख अपना वोट है, तो उसके साथ समीकरण जब बनेंगे या जुटेगा तो उम्मीदवार का, तो चमरा लिंडा 1 लाख वोट ला करके नुकसान जो कांग्रेस के सूत्रों से बात करने में पता चलता है, या जो एकदम परंपरागत आदिवासियों का वोट उनको मिलता है, जिनको कह सकते हैं सरना आदिवासी, वो चमरा लिंडा के साथ जाता है पूरी तरह से। तो अगर इसको देखेंगे तो ये नुकसान कुछ भाजपा को भी है और कुछ कांग्रेस को भी है। कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो जाता है और उस ज्यादा नुकसान में कांग्रेस मार्जिन से नीचे घट जाती है,
तो क्या अगर वो लड़ेंगे तो क्या मार्जिन जो है वो हार का कम होगा, इस बार ज़्यादा होगा? देखिए, अब एक तो है कि ये जो पूरा जो चुनाव है उसमें ये भी बात होती है कि मतदाताओं को अगर आप कन्विंस कर लिए कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, तो उस बीच में अगर जो कांग्रेस का अपना जो समीकरण है उसमें कांग्रेस ने अगर ये कन्विंस कर लिया कि चमड़ा से नुकसान हो रहा है और हम हार रहे हैं, और उनके वोटर्स इस सेंटिमेंट्स के साथ जाते हैं कि नहीं, अगर हराने वाला वोट है तो चमड़ा के लड़ने आने के बाद भी भारी नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा वोट है जो एकदम स्टिक है चमड़ा के साथ, वो नॉन फ्लोटिंग वोट है, वो फ्लोट ही नहीं करता दूसरे में चमड़ा लिंडा के अलावा, तो फिर बेशक नुकसान तो होगा। चलिए, तो चमड़ा लिंडा जो है वो इस बार लोहरदगा सीट पर जो है वो बड़ा बदलाव कर सकते हैं, बड़ी भूमिका में वो हमेशा रहा है। हाँ, तो इस बार गठबंधन से इतर जो अगर वो लड़े तो फिर बड़ी भूमिका जो है वो चमड़ा लिंडा की बन जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि 3 बार से सुदर्शन भगत सांसद रहे, एंटी इनकम्बेंसी का डर जो है वो भाजपा को है, काफ़ी मार्जिन कम रहा है। अगर मार्जिन बहुत रहता है अगर उस सीट पर जीत का, तो भाजपा के लिए रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे में कम मार्जिन के बाद भी प्रत्याशी बदलना, क्या सोच, एंटी इनकम्बेंसी के अलावा भी कोई सोच रही है इसमें भाजपा की? देखिए, एक तो भाजपा ने जो मतलब मुझे लगता है कि 2-3 तरह के अपने हिसाब से सर्वे कराए हैं हर लोकसभा का। तो सुदर्शन भगत सौम्य आदमी है, बहुत ही सौम्य, सरल, ठीक, लेकिन जो एक नेतृत्व का जो एग्रेशन चाहिए, जो एक मतलब एक जनप्रतिनिधि में जो लोगों में खोजा जाता है, देखा जाता है कि थोड़ा आक्रामक हो, थोड़ा वोकल हो, थोड़ा पार्टी की चीज़ों को सामने रखे, दिल्ली से लेकर के रांची तक की राजनीति में उसका एक दखल हो, जो उसके क्षेत्र के भी लोग सोचते हैं। तो बहुत कनेक्टिंग नहीं थे सुदर्शन भगत, लेकिन हाँ ये था कि उनका आरएसएस बैकग्राउंड था, और जो मैं कह रहा हूँ कि ईमानदार किस्म के राजनेता, बहुत ही माने जिसको निष्ठावान भी कहें। लेकिन भाजपा को इन ट्राइबल सीट पर, जो भी 5 सीट झारखंड में है, उस ट्राइबल सीट पर भाजपा रिस्क लेने के मूड में नहीं थी, बिल्कुल नहीं है। तो उनको जो भी फीडबैक जमीन से आया, जो भी फीडबैक अलग अलग स्रोतों से आया, तो उसमें उन्होंने सुदर्शन भगत को बदल दिया। उसी किस्म के नेता समीर उरांव है। समीर उरांव भी बहुत सरल, बहुत ईमानदार किस्म के राजनेता हैं, जिसको कहें कि जो कड़िया मुंडा वाली जो विरासत है, वो समीर उरांव जो है, हाँ, वो ऐसे ही नेता जो भाजपा में है उनसे बढ़ रही है इन सारी चीज़ों। तो अब समीर उरांव का चेहरा, जैसा मैंने कहा भी कि एक राष्ट्रीय चेहरा समीर उरांव को बनाने की कोशिश भाजपा ने की, तो उस समीर उरांव पर भरोसा किया है। तो इसका तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना भाजपा का ने जो रिस्क भरोसे पर कितना खड़ा उतरते हैं समीर उरांव। चलिए, तो अब ये चुनाव परिणाम के बाद ही ये तय हो पाएगा कि जिस सोच के साथ भाजपा ने समीर उरांव को चुनावी मैदान में उतारा है, उस सोच पर क्या समीर उरांव खड़े उतरते हैं, या फिर जो सुखदेव भगत लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, मार्जिन बेहद कम रहा है हार का उनका, तो क्या वो इस मार्जिन को क्रॉस कर पाते हैं, या फिर तीसरे खेमे में जो तैयारी चल रही है चमड़ा लिंडा की, तो वो वोटों में सेंधमारी करते हैं और एक नया समीकरण यहाँ पर लोहरदगा लोकसभा सीट पर देखने को मिलता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब चुनावी परिणाम के साथ ही तय हो पाएगी। लेकिन फिलहाल लोहरदगा सीट पर हमारे विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। आप बने रहे अगले एपिसोड के लिए, और हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे पलामू लोकसभा सीट पर क्या है इस बार का चुनावी हाल। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।